वीडियो में हम पहुंच चुके हैं अपने मनी चैप्टर पर। नेशनल इनकम हमारा कंप्लीट हो गया गाइस। तो नेशनल इनकम में अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रैक्टिकल सॉल्व करने में, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, आप मेरे से पूछ सकते हो, बेझिझक शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम पर आप पिक के थ्रू शेयर कर सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन है और आंसर नहीं आ रहा है। ओके, सो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो गाइस और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करे बिना नहीं जाना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। अब गाइस हम मनी चैप्टर पर आते हैं। ये देखो फॉर्मेलिटीज होती है, वरना आप सुनोगे नहीं, मैं आपको बोलती रह जाती हूँ। सो इसलिए फॉर्मेलिटीज होती है, करना पड़ता है, राइट। चलो मनी पढ़ते हैं हम। गाइस मनी क्या होता है? मनी आज की डेट में आप सब जानते हो मनी क्या होता है। मनी मतलब कैश, मनी मतलब रोकड़ा, मनी मतलब वो चीज़ जिसे हम कमाने के लिए भागते रहते हैं पूरी जिंदगी। पैसा, पैसे को मनी बोलते हैं। अब मनी हम सब, हमारा मकसद क्या होता है? सभी का मकसद है आज की डेट में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाने हैं। लेकिन एक्चुअल में मनी किसे कहते हैं बुक की डेफिनेशन में? देखो सबसे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि बहुत समय पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान दिया जाता था, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मेरे को गेहूं चाहिए, मैं सामने वाले के पास गई, भैया गेहूं है? उसने बोला हाँ है, लेकिन आप हमें क्या दोगे? मैंने बोला यार ज्वार रखा है, चावल रखे है, ये रखा है, वो रखा है। तो उसने बोला अच्छा मुझे ये दे दो। दैट इज द बार्टर सिस्टम। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्टीज थी, 4 डिफिकल्टीज थी गाइस, जो कि मनी ने दूर करी, जो कि हम पढ़ते हैं कि मनी है क्या जिसने बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर कर दिया। सो मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ, क्या काम करने के लिए? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सचेंज में यूज होता है। जैसे आप सामान लेने गए, मार्केट में गए, आपको पसंद आया, आप उसे खरीदोगे और उसे सिंपली पैसे दे दो, वो ले लेगा खुशी खुशी, ठीक है। अब वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज किया जा रहा है। अगर आपने उसे 500 और 1000 के नोट दिए ना, वो जो पुराने थे, जो बंद हो गए, मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, वो दोगे तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मनी वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। लीगल टेंडर मनी वो होती है गाइस जो हमारी गवर्नमेंट सर्कुलेट करती है, गवर्नमेंट जिसे अधिकार देती है कि इसे पैसे के रूप में चलाया जा सकता है, लेकिन जिन्हें गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया वो नहीं यूज होती। अब मनी क्या है? सबसे पहला मनी का काम था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई बंदे को कोई सामान चाहिए, पैसा देके वो उस चीज को खरीद सकता है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मनी को आप मेजर कर सकते हो, यानी कि किसी भी वस्तु को आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, आपको पता है कि ये अगर शूज मुझे खरीदने तो शूज 2000 के हैं, 8000 के, 10,000 के, जो भी उसकी वैल्यू है, आप उसे मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप जोड़ के चल सकते हो। पहले के समय में आप गेहूं कितने समय जोड़ लोगे भाई? 1 साल, 2 साल, इससे ज्यादा अगर आप 10 साल के लिए, शादी के लिए तो नहीं बचा के रख सकते। लेकिन लोग पैसे को आज से जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, भाई शादी करनी है, भाई पढ़ाना है, भाई ये करना है, वो करना है। सो स्टोर ऑफ वैल्यू, तो मनी ने स्टोर ऑफ वैल्यू का काम किया। मनी मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी ने डेफर्ड पेमेंट होती है गाइस, जो कि भाई हम उधार पे सामान खरीदते हैं और बोलते हैं बाद में पैसा देंगे। सो मनी को हम कह सकते हैं कि भाई आज अगर हमने कोई सामान खरीदा कि हम तेरे को बाद में पैसा देंगे, तो मनी यूज हो जाता है। लेकिन जब पहले होता था कि भाई हमने कोई उससे गेहूं लिया, भैया जब हमारे चावल की खेती होगी तब हम आपको चावल देंगे, उस समय चावल की खेती कैसी होगी, वो क्वालिटी कैसी होगी, कितना दिया जाएगा, तो वो सारा डिस्प्यूट रहता था। सो मनी ने उस चीज़ को भी दूर कर दिया। तो मनी को आप बहुत इजीली अपने जो भी पेमेंट्स हैं बाद में करनी है उनमें यूज़ कर सकते हो। सो डेफर्ड पेमेंट में यूज़ किया जा सकता है। सो मनी ये 4 काम करता है जो बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाते थे। सो फर्स्ट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इज द मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड द फोर्थ इज द मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फॉर स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट, राइट। सो ये 4 काम आ गए। अब गाइस इसमें आता है मनी सप्लाई क्या है। देखो एक इकॉनमी में जितना पैसा सप्लाई हो रखा है, जितना पैसा लोगों के पास है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल मतलब सारा का सारा पैसा हेल्ड बाय द पब्लिक। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास जितना पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकॉनमी इज कॉल्ड मनी सप्लाई। आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें कि लोगों के पास कितना पैसा है, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट है। सो ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आज की डेट, अभी की बात करता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तभी इसे गाइस एक स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, इसे क्या कहते हैं? स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कैलकुलेट करते हो। दूसरी चीज, हेल्ड बाय द पब्लिक।
पब्लिक में यहाँ पर हम किन को इंक्लूड करते हैं, इंडिविजुअल को और बिजनेस फर्म्स को। गवर्नमेंट नहीं आती, कोई कमर्शियल बैंक नहीं आता, कोई आरबीआई नहीं आता हमारा। सो इसलिए मनी किस में आती है, इंडिविजुअल और फर्म्स के पास जो भी पैसा है वो आता है हमारा मनी में। सो मनी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक बोले तो इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में लोगों के पास एक समय पर कितना पैसा है उसे कैलकुलेट करना मनी सप्लाई कहलाता है। अब गाइस हमारे मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए हमें M1, M2, M3, M4 दिए गए हैं, जिसमें से मैं आज आपको करा रही हूँ M1, क्योंकि कोर्स में M1 है। M1 क्या होता है, M1 में हम लेते हैं जो लोगों के पास पैसा है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक 3 सेंस में है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, यानी कि लोगों के पास करेंसी पैसा और कॉइन्स कितना है। पहली चीज हमें ये देखनी है कि लोगों के पास कितना है उनका पैसा घर में रखा हुआ, चाहे वो कॉइन्स के रूप में है चाहे वो नोट के रूप में है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास हम लोगों का कितना पैसा रखा है वो देखो, वो भी लोगों का ही पैसा है ना। सो कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा रखा है। थर्ड इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास और कितने पैसे रखे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को और कमर्शियल बैंक का जो पैसा रखा है आरबीआई के पास उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। हेल्ड बाय द पब्लिक में कौन सा पैसा आता है, जो आरबीआई के पास फॉरेन बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है, आईएमएफ का पैसा है, वो इंक्लूड किया जाता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में। सो इसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट का हो, कमर्शियल बैंक का हो, उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। सो अगर हमें मनी सप्लाई देखनी है और हम उसे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक देख रहे हैं कि लोगों के पास कितना पैसा है, तो उसमें लोगों के पास कैश कितना है, कॉइन्स कितने, घर में कितने हैं, बैंक के पास कितने हैं, दूसरा आरबीआई के पास बाहर का पैसा कितना है। तो इन 3 चीज़ों को देखते हैं तब हमारा M1 बनता है। सो गाइज इस पर ना कई बार आपके केस स्टडीज़ भी आती है, कई बार आपका 1 मार्क में MCQs भी आती है, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। इधर डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक के पास हमारा पैसा। अब इसमें ना कई बार कमर्शियल बैंक ने एक दूसरे को जो पैसा दे रखा है वो इंक्लूड नहीं होता, पब्लिक का पैसा इसमें हम लोग देखते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो गाइज ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।